आइए आज एम्पियर्स लॉ के कुछ बारीकियों को सीखते हैं और इस लॉ के ऊपर जेईई एडवांस 2024 में पूछे गए इस क्वेश्चन को देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि इस क्वेश्चन को जेईई मेंस के लिए और नीट के लिए कैसे कैसे मॉडिफाई करके आने वाले सालों में पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले याद दिला देता हूँ एम्पियर्स लॉ होता क्या था। तो इसमें ये बताया गया था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक क्लोज्ड लूप रखा हुआ है और इस लूप के लिए हम ये टर्म वेक्टर बी डॉट डी एल फाइंड करना चाहते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट इंटू इनक्लोज्ड करंट बाय द लूप, इस प्रोडक्ट के बराबर। इनक्लोज्ड करंट जब देखते हैं तो साथ में इसने जो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है उसका प्रॉपर डायरेक्शन हम लोग लूप के साथ मैच भी करते हैं। जैसे यहाँ पर इनक्लोज्ड करंट जो इसके अंदर करंट्स हैं वो I2 और I3 हैं, I1 इसके बाहर है, तो I1 को हम यहाँ पर नहीं लेने वाले हैं। साथ में इस लूप का डायरेक्शन मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो ये जो हमारा करंट है इनवर्ट करंट, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगा, तो इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, और ये अपना एंटी क्लॉकवाइज में बनाएगा तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। मतलब ये जो चीज़ लिखा हुआ है ये गलत है, इस तरह से हम नहीं ले सकते हैं। हमको इनक्लोज्ड करंट इसको मैग्नेटिक फील्ड और लूप के डायरेक्शन को मैच कराते हुए लेना होगा। तो जो लूप के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, जैसे ये I3 है, इसको हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, और ये जो लूप के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मैग्नेटिक फील्ड अपना बना सकता है, इस करंट को हम लोग नेगेटिव ले लेंगे। तो हमको I इन यहाँ पर क्या लेना चाहिए, I3 माइनस I2, इस टाइप से लेना चाहिए। अगर ये नेगेटिव आता है तो हमारा वेक्टर बी डॉट डी एल नेगेटिव आ जाएगा। अब देखिए थोड़ी सी सिमेट्री पे हम लेके आते हैं इसको। तो सपोज हमारे पास एक सर्कुलर लूप है इस तरह से, और इसके सेंटर पर एक कंडक्टर रखा हुआ है। इस कंडक्टर के अंदर मान लेता हूं मैं कि बाहर की तरफ आई करंट फ्लो करता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ आई करंट फ्लो करता है। इसके लिए लूप का अगर मैं ये डायरेक्शन ले लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से मैच करता है। मुझसे पूछा जाए बताइए इसका इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल ये कितना होगा, तो मैं बोलूँगा म्यू नॉट इंटू इनक्लोज्ड करंट, और इनक्लोज्ड करंट यहाँ पर सिर्फ आई ही है तो ये ले लिया जाएगा। सिमिलरली अगर हमें एक सेमी सर्कुलर आर्क दिया हो, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए से बी तक हमसे पूछ दिया जाए कि इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल क्या होगा अगर करंट कैरिंग कंडक्टर इसके सेंटर पे रखा हुआ है, और मान लेता हूं कि इसके अंदर आई करंट बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में आई करंट फ्लो कर रहा है। इनफाइनाइट कंडक्टर है, बाहर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन लगाना चाहूँ, तो सबसे पहले मेरे पास एक क्लोज्ड लूप होना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं है। अगर नहीं है तो हम एक इमेजिनरी कुछ लाइंस लेकर के और इस लूप को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम एम्पियर्स लॉ लगा सकते हैं। सपोज मैंने ये एक इमेजिनरी लाइन लिया और इसको लेकर के मैंने इस लूप को कंप्लीट कर दिया। अब एम्पियर्स लॉ लगा सकते हो, तो लिखोगे इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल इस पूरे लूप के लिए इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इनक्लोज्ड करंट। अब जरा इनक्लोज्ड करंट को ध्यान से देखो, हम क्या ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो पूरा कंडक्टर है, इस पूरे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन इस लूप के अंदर नहीं है। यहाँ पर इस कंडक्टर का सिर्फ आधा ही क्रॉस सेक्शन इस सेमी सर्कुलर लूप के अंदर होगा और आधा क्रॉस सेक्शन सेमी सर्कुलर लूप के बाहर होगा। इसका मतलब अगर इस पूरे कंडक्टर से आई करंट फ्लो करता था तो इस आधे क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो करेगा, I/2। तो यहाँ पर इनक्लोज्ड करंट मुझे कितना लेना चाहिए था, I/2 लेना चाहिए था। तो ये इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल हुआ। लेकिन ये पूरे लूप के लिए हमसे पूछा क्या गया था, सिर्फ ए से बी तक के लिए, ए से बी तक के लिए सिर्फ पूछा गया। तो अगर मैं ए से बी तक के लिए सिर्फ निकालना चाहता हूं तो इसको सबसे पहले स्प्लिट करो, और मैं इसको 3 हिस्से में स्प्लिट कर देता हूं। एक तो ओ से लेके ए तक, ओ से लेकर के ए तक इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल अब सही है, ए से बी तक, फिर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल बी से लेकर के ओ तक, ये म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। अब इसमें ओ से ए तक वाला जो हिस्सा है, जो ये हिस्सा जो है ओ से ए तक का हिस्सा है,
इसके लिए वेक्टर बी डॉट डी एल की वैल्यू होगी 0। क्यों 0 होगी देखिए जरा, क्योंकि ये कंडक्टर बाहर की तरफ इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बन रहा होगा। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनाता हूँ, देखो अगर यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूँ, इस पॉइंट पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, और डीएल वेक्टर का डायरेक्शन है ये। सिमिलरली यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डीएल। तो इसके किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। इसके वजह से ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड नीचे और डीएल बी से ओ तक जा रहा है, और डीएल इधर, डीएल इधर, डीएल इधर, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0। तो अब इसके अंदर बचा क्या, सिर्फ इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डीएल ए से लेके बी तक का। तो ए बी के लिए, ए बी हिस्से के लिए हमारा इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डीएल, ये टर्म कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। सिमिलरली अगर हमने क्वार्टर सर्कल ले लिया होता, मान लो हमने क्वार्टर सर्कल ले लिया होता और इसके सेंटर पर करंट कैरिंग कंडक्टर रख लिए होते, इसके सेंटर पर करंट कैरिंग कंडक्टर रख लिए होते। अब बोलते हैं कि इस कंडक्टर का पूरा क्रॉस सेक्शन, तो सपोज आई बाहर की तरफ फ्लो कराता है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, आई करंट ये बाहर की तरफ फ्लो करा रहा है, तो इसका सिर्फ 1/4 हिस्सा, 1/4 ऑफ द पार्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लाइंग इनसाइड द लूप। अगर इसका हमने ये डायरेक्शन मान के और बोला आपसे कि ए से बी तक इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल बताइए, तो अब आप समझ चुके हैं कि इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल यहाँ पर कितना आने वाला है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 1/4 ही यहाँ पर जा रहा है। और साथ में ओ ए, ये जो रेडियल डायरेक्शन है, रेडियल डायरेक्शन के लिए इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल हो जाएगा 0, और ये जो बी ओ है ये भी रेडियल डायरेक्शन है, इसके लिए भी 0। तो इस पूरे लूप के अंदर अगर देखेंगे तो सिर्फ ए बी के लिए ही वेक्टर बी डॉट डी एल नॉन जीरो होगा, ओ ए और ओ बी के लिए ये जो इंटीग्रेशन है ये 0 हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल फॉर आर्क ए बी इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4। सही है। तो इससे आपको समझ में आ गया कि अगर हमारे पास ये सिमेट्री के हिसाब से क्वेश्चन दिया हो, कोई भी थीटा एंगल का आर्क दे दिया गया और बोला गया कि ए से बी तक आपको इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल फाइंड करना है, और इसके सेंटर पर मान लिया गया कि स्ट्रेट कंडक्टर है जो इस तरह से करंट फ्लो करा रहा है और इस आर्क का एंगल थीटा है। तो हम करते तो ये हैं कि यहाँ पर लूप कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन ओ ए और ओ बी इन दोनों से वेक्टर बी डॉट डी एल 0 होने वाला है। आई करंट सपोज इसके अंदर फ्लो कर रहा है तो इसका सिर्फ इतना ही हिस्सा लूप के अंदर आ रहा है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, इनक्लोज्ड करंट की वैल्यू आई इन लिख लेंगे, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू टोटल करंट। सिर्फ इतना ही करंट इसके अंदर है, इसलिए इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ, ए से बी वाले हिस्से के लिए आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, एक मिनट, इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड आई इन, और आई इन हो जाएगा थीटा बाई 2 पाई इंटू आई। मतलब इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल आ गया म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 2 पाई इंटू आई। ये एक जनरल डिस्कशन हो गया कि किसी आर्क से अगर पूछा जाए कि बताओ कितना होगा इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल, अगर हमने नेबरहुड में सिर्फ यही एक कंडक्टर रखा हुआ है इसके सेंटर पे। तो अब देखो, अगर मान लो इसी चीज को हमसे इस तरह से पूछा जाए कि एक आर्क तो है और साथ में एक स्ट्रेट लाइन है, और यहां पर हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, इस जगह पर है, यहां पर है, और ये इसके सेंटर पे लाई करता है, ये एंगल थीटा है। अब हमसे पूछा जाए कि स्ट्रेट लाइन ए बी के लिए बताइए और आर्क ए बी के लिए बताइए। तो यहां पर ध्यान से देखो, तो अगर मैं लूप कंप्लीट करूंगा, अगर इस तरह से लूप कंप्लीट करूंगा, तो ये आर्क के साथ अगर मैं ये लूप लेता हूं तो इसके अंदर जितना करंट इनक्लोज्ड है
इस स्ट्रेट लाइन के साथ अगर मैंने ये लूप बनाया तो इस स्ट्रेट लाइन वाले लूप के अंदर भी उतना ही करंट इंक्लोज है। इसका मतलब कि जितना इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल इस आर्क के लिए होगा उतना ही इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल इस स्ट्रेट लाइन के लिए भी होगा। तो अगर उस आर्क के लिए आप लोग लिख सकते थे इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू इनक्लोज करंट, जहां पर इनक्लोज करंट था हमारा थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आई। तो इस ए बी स्ट्रेट लाइन के लिए भी हम यही चीज लिख पाएंगे। आई होप बिल्कुल क्लियर है। ये ए बी जो स्ट्रेट लाइन है इसके लिए भी सेम चीज हम लिख पाएंगे, क्योंकि जितना करंट इस सेक्टर के अंदर इनक्लोज्ड है उतना ही करंट इस ट्रायंगुलर लूप के अंदर भी इनक्लोज्ड है। करंट के डायरेक्शन के हिसाब से हम प्लस माइनस बोल सकते हैं कि अगर ये लूप हमने इस तरह से क्लॉकवाइज बनाया है और करंट आपका आउटसाइड आ रहा है तो आउटसाइड करंट तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो हम माइनस लिख लेंगे, लूप के डायरेक्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है। अगर करंट इनवर्ड जा रहा है तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड इधर बनाएगा और लूप का डायरेक्शन भी हमारा यही है तो पॉजिटिव लिख लेंगे। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, उतना आप समझते हो। अब देखिए यहां पर अगर सपोज कि एक स्ट्रेट लाइन हमको इस तरह से दे दिया और बोल दिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर यहां पर है, इस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर, और बताइए कि अब ए बी स्ट्रेट लाइन पर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट ए को ले जाके इस कंडक्टर से मिलाएंगे, पॉइंट बी को ले जाकर के इस कंडक्टर से मिलाएंगे। अब बोलेंगे कि अगर मैं यहां से पॉइंट बी को ये मानते हुए एक सर्कल बना देता और फिर पॉइंट ए को सर्कमफेरेंस पर लेकर के एक और सर्कल बना देता, ऐसे पॉइंट ए को लेकर के एक और सर्कल बना दिया। अब देखिए जरा कि हमको ए बी से पूछा जा रहा है, ए से लेके बी तक वाला हिस्सा है। यहां से पूछा जा रहा है कि बताइए इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल कितना होगा। कैसे निकाल सकते हैं, सोचिए जरा, कैसे इसको फाइंड किया जा सकता है। यहां तो ये चीज बिल्कुल बराबर आता था, लेकिन यहां पर ये बराबर नहीं आ रहा है। अब बताओ कैसे हो सकता है। अब देखिए कि ये जो हिस्सा है ये मैं एक लूप बना रहा हूं, एक लूप मैंने ये बनाया बी से लेकर के, मान लो ये पॉइंट सी है, इसके अंदर अगर ये एंगल थीटा है तो जितना करंट इनक्लोज होगा, जितना इस कंडक्टर का जितना हिस्सा इसके अंदर है, अगर एक लूप हम इस टाइप से बनाएं, इसके अंदर भी सेम करंट इनक्लोज है। हमारा जो ये आर्क है, इस आर्क के अंदर जितना इनक्लोज करंट है, हमारे इस लूप के अंदर भी उतना ही इनक्लोज करंट है। इसका मतलब कि जितना इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल यहां पर होगा, सेम उतना ही इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल यहां पर भी होगा। ये वाला इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल जीरो हो जाएगा और ये वाला भी बी डॉट डी एल जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियल डायरेक्शन है और ये भी रेडियल डायरेक्शन है। इस वजह से ये ओ बी और ओ ए, इन दोनों का तो हमारा इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल जीरो आने वाला है। और ये एंगल अगर हमें पता चल जाए, ये एंगल अगर थीटा है, तो ए बी के ऊपर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल और बी सी के ऊपर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल, ये दोनों सेम आने वाले हैं। और कितने आने वाले हैं, यही म्यू नॉट इंटू इनक्लोज करंट हो जाएगा थीटा इंटू टोटल, थीटा बाई 2 पाई इंटू टोटल करंट, बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। तब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है। सपोज हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इससे कुछ दूरी पर हमने एक करंट कैरिंग वायर ले लिया। इस बार मैंने मान लिया कि करंट अंदर की तरफ जा रहा है। अब पूछा जाए कि इससे ए बी के ऊपर आप इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल फाइंड करो, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके इस सिरे को मिलाएं
इस सिरे को मिलाएं और देखें कि इस लूप के अंदर कितना हिस्सा आता है, ये थीटा मेजर कर लें। और थीटा मेजर करने के बाद से हम लिख सकते हैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल ए बी हिस्से के लिए म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज हो जाएगा थीटा डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आई। सही है। डायरेक्शन अगर देखें तो ये अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इसका इसी डायरेक्शन में बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को सपोर्ट करते हुए इसलिए पॉजिटिव ही हो जाएगा। आई होप क्लियर है। अब देखिए कि अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर नहीं होता बल्कि इसके जगह पर कोई टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर होता, ऐसा कुछ कंडक्टर होता, तब भी हमारा सेम आंसर आ रहा होता। अगर ये कंडक्टर स्ट्रेट ना होकर के कुछ इस तरह से होता तो भी सेम आंसर आ रहा होता, क्योंकि ये तो रेडियल डायरेक्शन है, इसका 0 ही आने वाला है। लेकिन ये वाला जो है, जो भी इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल बनेगा वो इसी के ऊपर आने वाला है। इनका तो 0 हो गया, इनका तो 0 हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, हमको ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी आर्क के सेंटर पे रख दिया जाए करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो यहाँ से कितना इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल होगा। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और इससे कुछ डिस्टेंस पर किसी कंडक्टर को रख दिया गया और स्ट्रेट लाइन से पूछा जाए कि बताइए कितना इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल होगा, तो हम इस तरह से कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन के ऊपर जो जेईई एडवांस 2024, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है जो z एक्सिस के ऊपर लोकेटेड है, लोकेटेड ऑन z एक्सिस, कैरीज करंट I along positive z direction, produces magnetic field vector B, the magnitude of line integral vector B dot dl along straight line from point this to this। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया उस लाइन का, स्ट्रेट लाइन का। सपोज ये P है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड हो रहा है पॉइंट Q पर, मान लेते हैं ऐसा। अब चलो हम x एक्सिस y एक्सिस ले लेते हैं। मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और z एक्सिस बाहर की तरफ है, इस तरफ। तो z एक्सिस को मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ कि z एक्सिस हमारा बाहर की तरफ। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है I प्लस z डायरेक्शन में, तो यहाँ पर I करंट हम फ्लो करता हुआ मान लेते हैं प्लस z डायरेक्शन में। ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट गिवन है -√3a, a, 0, और दूसरा पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट है a, 0। इनको मिला के P और Q के बीच में इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट डी एल हमको फाइंड करना है। जैसा कि अभी सीखा हमने कि हम क्या करते हैं कि इसके दोनों एंड्स को यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से मिला देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि इस कंडक्टर का कितना हिस्सा इस लूप के अंदर आता है। लूप कंसिडर कर लो, P से Q बोला गया तो इस तरह से लूप बना लो, कितना हिस्सा इसके अंदर आता है। तो ये कैसे पता चलता है? इस एंगल से, थीटा। ये एंगल हमको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे? कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से इजीली फाइंड कर सकते हो। a 0, तो यहाँ से Q तक पहुँचने के लिए आप a आगे गए, a ऊपर गए, मतलब ये एंगल 45 डिग्री हो गया, ये वाला भी 45। फिर यहाँ तक पहुँचने के लिए √3 पीछे आए, a ऊपर गए, तो ये √3 है, ये a, ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री, 1/√3, सॉरी 30 डिग्री, 1/√3 1/30 डिग्री, तो ये एंगल हुआ 60 डिग्री। तो 60 + 45, ये टोटल थीटा हो गया हमारा। थीटा हो गया 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। पाई के टर्म्स में, रेडियंस में लिख लो, π/3, π/4 ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 7 π/4, 3 × 12, ये एंगल हो गया। अब जो कंसेप्ट हम सीखे हैं इतने देर से, स्ट्रेट कंडक्टर है, इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल लूप के ऊपर निकालोगे तो ये रेडियल डायरेक्शन, ये रेडियल डायरेक्शन, इनके ऊपर 0 हो जाएगा। जो भी इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई करने से आएगा वो पी क्यू का ही होगा। तो पी क्यू के ऊपर अगर हम इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एल ये फाइंड कर लेंगे तो ये आएगा म्यू नॉट इंटू इंक्लोज्ड करंट। म्यू नॉट इंटू इंक्लोज्ड करंट कितना हो जाएगा? थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई, जितना इसके अंदर टोटल करंट फ्लो कर रहा था। थीटा आपने फाइंड कर लिया, कितना था? 7 पाई डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आई, तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा आपको 7/12 इंटू 2, 24 इंटू म्यू नॉट इंटू आई। डायरेक्शन भी देख लो तो लूप का डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज है, लेकिन ये आउटवर्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो कायदे से देखा जाए तो ये आपका नेगेटिव आना चाहिए, ये आना चाहिए नेगेटिव। लेकिन क्वेश्चन के अंदर देखिए मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एल। इसलिए हम लोग, जो हमारा ये आंसर आ रहा था 7/24, हालांकि ये माइनस में आता था, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हम ले लेते हैं, तो 7/24 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को अगर जेईई में या नीट में पूछना है, थोड़ा छोटा कम टाइम लेने वाला क्वेश्चन बनाना है, तो इजीली बनाया जा सकता है। पहली बात तो ये कि जब कोई कंसेप्ट
कुछ एग्जामिनेशन के अंदर आ जाती हैं और वो पुरानी हो जाती हैं, तो उसको बड़ा माना ही नहीं जाता है। जैसे मैंने आपको सिखा दिया और भी कई लोग अपने बच्चों को सिखा देंगे, तो ये चीज़ तो बड़ा आसान हो गया कि चलो स्ट्रेट लाइन हो या कोई भी कर्व हो, हमें क्या करना है, दोनों एंड को वहाँ से कंडक्टर के सेंटर से मिला के और ये काम कर देना है जो अभी हम कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। फिर भी और कैसे कैसे इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, आपको सेमी सर्कल देके पूछ लिया जाए, क्वार्टर सर्कल देके पूछ लिया जाए, सर्कुलर थीटा एंगल का आर्क देके पूछ लिया जाए, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाले क्वेश्चंस नहीं है। तो इस क्वेश्चन को ढंग से सभी बच्चे करेंगे, चाहे आपके IIT JEE एडवांस के लिए, मेंस के लिए, नीट के लिए, जो भी बच्चे हैं सभी करेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट निकल के आ रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चंस और बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बनेंगे।